गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार और बतौर मुख्यमंत्री अपने फैसलों के बारे में पहली बार विस्तार से अपनी बात रखी है। जानी मानी पत्रकार मधु किश्वर ने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर रिसर्च की है। इस दौरान वे मोदी से कई बार मिली। मोदी ने मधु किश्वर से जो कुछ कैमरे पर कहा, इंडिया न्यूज आपको वही दिखाने जा रहा है। नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। नरेंद्र मोदी पर हमारी स्पेशल सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर 15 महीने तक मोदी पर रिसर्च करती रहीं और इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी से कई दफा अलग अलग सवालों पर बात की। आपने पहले एपिसोड में देखा कि मोदी कैसे मुख्यमंत्री बने और कैसे उन्होंने सीखा कि मुख्यमंत्री कैसे काम करता है। आज सफर आगे बढ़ाते हैं। इस एपिसोड में मोदी गुजरात में आए भूकंप की बात कर रहे हैं। मधु किश्वर के साथ बातचीत में मोदी ने अपने सामने खड़ी बड़ी चुनौती और भूकंप की त्रासदी पर लंबी बातचीत की। तारीख 26 जनवरी 2001, जगह गुजरात, वक्त सुबह 8:46। गुजरात में 180 सालों का सबसे भयानक भूकंप आया। 7.9 की तीव्रता से आए भूकंप का केंद्र भुज से 30 किलोमीटर दूर चौबारी नाम का गांव था। 2 मिनट तक धरती कांपती रही और जब जलजला थमा तो हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। लाखों लोग बेघर हो गए थे। जब भूकंप आया, मोदी दिल्ली में थे और पार्टी का कामकाज देखते थे। मोदी के मुताबिक अटल जी ने 26 जनवरी की परेड से उन्हें फोन करके भूकंप के बारे में जानकारी मांगी थी। मैं खुद तो गुजरात में नहीं था, भूकंप आया तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन चूंकि मन को छू गया तो मैं खुद यहां चला आया था। भूकंप के समय मैंने मेरी जिंदगी में मेरी माँ को सामने से फोन किए हो 2 बार किए हैं। सामने से फोन मतलब रूटीन में कोई फोन पर मेरी माँ के साथ कन्वर्सेशन नहीं होता है। अच्छा। और गांव में तो टेलीफोन भी नहीं था, हमारे घर में तो फोन था नहीं। लेकिन पहली बार मैंने फोन किया माँ को, और दोनों बार किया 26 जनवरी को किया, दोनों बार। एक बार मैंने फोन किया था, मैं श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने गया था। तो उस समय वो आतंकवादियों ने वो मिसाइल छोड़ी और हमारे विमान पर भी गोलियां चली और टीवी वगैरह में बहुत चल रहा था उन दिनों में। टेंशन भी था, माँ को भी लगता था ये कहाँ जा रहा है, मर जाएगा। तो श्रीनगर से मैं जम्मू लौट रहा, तो जम्मू से मैंने माँ को फोन किया। मेरे घर के पड़ोस में किसी के यहाँ फोन था और माँ को मैंने फोन पे बात किया, माँ मैं आ गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करना। मुझे बराबर याद है। दूसरा मैंने फोन दिल्ली से 26 जनवरी को, ये भूकंप आया उस दिन किया था। उस समय तो मेरे घर में शायद फोन था। तो मैंने माँ को पूछा, माँ सब सलामत है? नहीं, बोले अपने घर का ऊपर का हिस्सा टूट गया है। मेरे पूरे गांव में सिर्फ मेरे घर का ही नुकसान हुआ था। और कारण क्या था, हमारा घर बहुत कच्चा और वो मिट्टी का बना हुआ था, इसलिए वो ऊपर का हिस्सा गिर गया था। तो सामान्य झटके से गिर जाए ऐसे ही घर हमारा था, कह रहे था। तो मैंने माँ को फोन किया, तो माँ को मैंने ऐसे ही तुरंत पूछ लिया। मेरे गांव में एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजी का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तोरण है, वडनगर का तोरण, जो हमारे सरकार के सिंबल पर होता है। तो यूं ही मेरा मन के पहला क्वेश्चन था कि वो बच गया है कि नहीं। तो माँ कह रही, बेटा अभी तो भूकंप आया, मुझे कहाँ पता चलेगा क्या हुआ है, अभी तो अपने घर की हालत खराब है। मैंने कहा माँ आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, तब तो पता नहीं था कि भूकंप गुजरात में आया है, कहाँ आया है। अच्छा। क्योंकि मैंने इमीडिएट, मेरे मन को हुआ शायद ये गुजरात में ही होगा, इसलिए मैंने फोन किया था। अटल जी 26 जनवरी की परेड में थे, तो परेड से निकलते ही उनका मैसेज आया, तो मैं उनके पास चला गया। नरेंद्र कुछ जानकारी है क्या गुजरात की? मैंने उनको बताया मेरे पास इतनी जानकारी है। तो मैंने कहा अटल जी मैं सोचता हूँ मैं चला जाऊँ। नहीं बोले तुम जाओ, जरूर जाओ। तो आडवाणी जी आ रहे थे, तो उनके विमान में मैं आ गया।
भूकंप आने के 9 महीने बाद मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भूकंप पीड़ित इलाकों में राहत और पुनर्वास की थी। पद संभालने के बाद सबसे पहले मोदी कच्छ के दौरे पर गए। ओवरऑल कितनी चीजें आपने उसी दौरान अनाउंस की? एक तो लिस्ट है पर एक और बात, मेरे सामने भूकंप पुनर्वसन प्रमुख। हाँ, तो कुछ चीजें तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक और चीज है जिसकी तरफ ध्यान में नहीं आया होगा। शायद मैंने मेरी फर्स्ट विजिट में ही कुछ तलाटी, ग्राम सेवक एंड सरपंच उनको सस्पेंड किया। फर्स्ट विजिट कहाँ? कच्छ की। अच्छा, हाँ, वो कितने दिन बाद गए थे आप? मैं 3 दिन के बाद, 3 या 4 दिन। 3-4 दिन के बाद। पहला ही काम मैंने वही किया। 2 काम मैंने पहले किए, नर्मदा एंड कच्छ। तो मेरी सामने प्रायोरिटी वही थी, वही किया। तो मुझे बराबर याद है कि वो मैंने किस बात पे? ये इरेगुलरिटी, करप्शन, भूकंप में ये मेरे ध्यान में आया। गरीब लोगों को परेशान करना। अच्छा, ये मेरा कागज बोला और वो बेचारा परेशान है। जब मेरे ध्यान में आया, इमीडिएट मुझे याद है मैंने डिसीजन लिया। तो ये बात मुझे जो बहुत लोगों मैं आज मुझे ध्यान नहीं आता कि मैंने ऐसे डिसीजन कैसे लिए होंगे, और मैं कोई ऐसा बड़ा रॉबिन हुड की तरह काम करने वाला इंसान नहीं हूं। मैं बड़ा ही लेकिन मुझे टच कर गया होगा तो मैंने डिसीजन लिया। पूरी सिस्टम को मैसेज चला गया कि ये मानवता से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें कुछ नहीं। उसके बाद हमने एक काम किया, वो भी शायद उसी समय किया। देन हमने हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि हमको एम्बर्समेंट दो, लोकायुक्त जिसको कहते हैं। और कच्छ के अंदर किसी भी नागरिक की शिकायत होगी सरकार के खिलाफ, वो सुने। और सरकार को मैंने कहा कि कोई भी नागरिक अगर एम्बर्समेंट के पास जाता है तो सरकार कोई वकील नहीं लाएगी, कोई आर्गुमेंट नहीं करेगी। वो एम्बर्समेंट अगर तय करता है कि अंडर दिस पॉलिसी उसको मिलने वाला है तो सरकार को विदाउट आर्गुमेंट दे देना है। मोदी ने अधिकारियों के साथ पहली बैठक की, सभी को वक्त पर काम खत्म करने की अहमियत बताई। तीन दिन लगातार कच्छ में रहा था। नहीं, पहले ट्रिप पे। हाँ, पहले ट्रिप में, विच इज विद इन 4 days। हाँ, 4 या 5 days। मैं मालाएं वालाएं पहनने का कोई कार्यक्रम नहीं किया था। मैंने पहले दिन सूचना दी थी, वरना क्या है अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देते हैं फोटो के साथ, अभिनंदन। मैंने पहले दिन कहा, मैंने कहा मेरे नाम से किसी ने एडवर्टाइजमेंट देना नहीं है। तो मैंने जो वो किया तब तो मेरे मन में हम्बल वाला एटीट्यूड था। तो मुझे मालूम नहीं था कि इसके मीडिया को रिएक्शन आएगा। तो मीडिया ने मेरी बड़ी आलोचना की क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई। अब वो मुझे एंगल ध्यान ही नहीं आया था, मुझे वो एंगल ध्यान नहीं आया था। तो मैं क्या, तो ये हमारे मान सिंह ने मुझे बढ़िया बात बताई। शुरू में तो वो खुलते नहीं है, लेकिन 3 दिन साथ रहे तो थोड़े बोले साहब हमारा तो पूरा वर्क कल्चर बदल जाएगा। मैं कहा क्यों? बोले पहले तो साहब हमें मालूम था कि 10 बजे का टाइम तय होता था, मुख्यमंत्री 12 बजे आते थे, ये आप तो 9:45 बजे आ जाते हो। तो बोले मैं भी बराबर उस प्रकार से अपने आप को पिछले 3 दिन से ठीक कर रहा हूँ। बोले साहब सब जगह पे होगा। तो ये जो चीजें हैं वो शब्दों में मुझे कभी कहनी नहीं पड़ी, उनको व्यवहार से ध्यान आ जाता है। कच्छ से लौटकर मोदी गांधीनगर आ गए, लेकिन हालात से बहुत परेशान थे। मोदी चाहते थे कि बेघर और पीड़ित लोगों की जिंदगी जल्द से जल्द पटरी पर लौट आए। फिर मैंने उनको कहा देखिए भाई, मैं बहुत वर्कोहलिक हूं, मैं दौरा बहुत करूंगा। अब मान के चलिए कि मैं लगातार 1-1 महीने में 2-2 बार एक डिस्ट्रिक्ट में आना भी मेरा हो सकता है। मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि मैं आने वाला होता हूं, कि पूरे जिले के काफिले को कभी इकट्ठा मत करना।
दूसरा मैंने कहा सीएम आने वाले हैं, इसलिए सर्किट हाउस ठीक करो, चद्दर नहीं लाओ, पर्दे नहीं लाओ, कलर नया करो, बाथरूम में सारा सामान नया लाओ। मैंने कहा ये सब मत कर, क्योंकि मैंने शुरू के 15 दिन में देखा था कि बाल्टी नहीं आ गई है, नलके नहीं डाल दिए, सब मैंने देखा था। मैंने कहा वो सब करने की जरूरत, एक सामान्य इंसान हूँ, जो व्यवस्था है मैं उसी से अपना साफ सुथरा होना चाहिए, इससे अधिक आप ये सब खर्चे मत करना। दूसरा मैंने कहा कि भोजन समारंभ मैं नहीं करूँगा, तो आप उसको भी। अब ये फिर मैंने कहा भाई साहब आए तो गाड़ी ऐसी एक नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़िए। आपके यहाँ जो भी डिपार्टमेंट के पास गाड़ी पड़ी होगी, मेरे लिए वो गाड़ी काफ़ी है। इसके लिए गांधीनगर से स्पेशल एक कॉन्वॉय आ जाए, फिर मोदी उस कॉन्वॉय में जाएंगे, ये कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी रूटीन कोई भी गाड़ी है तो आप उसको चला लीजिए। और मैंने कहा वहाँ के जो एमएलए होते हैं उनसे मिलने का मेरे लिए कभी समय रखना। जब भी मैं आऊँ तो उनको कुछ कहना है तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर समय मांगते तो मेरा समय उनको आप व्यवस्था में रखना। ये मेरी पहले दिन की उनको सूचनाएं थी, तो उनके लिए बड़ी हैरानी थी कि ये ऐसा इंसान है कि जो कहता है ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, साबुन नया लाओ। मैं ऐसा ही जब मैं भूकंप के लिए गया तो एक बात ध्यान में आई कि मैं नीचे पूछने लगा, ग्रासरूट लेवल पर पूछ रहा था कि भाई बताइए काम क्यों नहीं होगा। जनवरी में भूकंप आया था, मैं तो अक्टूबर में आया हूँ, 9 महीने बीत गए, क्यों नहीं हुआ है? क्या स्टेज पे था भूकंप रिहैबिलिटेशन? उसके सारे फिगर हैं, आप हैरान हो जाओगे देख करके। हाँ, मुझे दिलवाइए। हाँ, मैं बताऊं जी, मैंने तो ग्राफिक सिस्टम बनाया है। मान लीजिए जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो आपको सारा काम ऐसे 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 दिखेगा, और अक्टूबर में ऐसे है। अच्छा। हाँ, यानी ये तो मिरेकल है जी, मिरेकल। इसके आगे कर दीजिए ना कैमरा में, क्या कहना है? जैसे आप कह रहे हैं आपने ग्राफिक सिस्टम बनाया है जिससे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अक्टूबर एकदम स्टिप जाता है। मोदी ने अफसरशाही के काम करने के तौर तरीकों में कई बड़े बदलाव कर दिए थे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। मोदी ने इसका सामना कैसे किया, देखते जाइए। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। मोदी एक खोज आप देख रहे हैं और आगे हम बताएंगे कि भुज और कच्छ में जो भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप जिसे कहा जाए, जिसने पूरे इलाके को नेस्तनाबूद कर दिया था, उससे उबरने के लिए क्या फॉर्मूला निकाला नरेंद्र मोदी ने और राज्य को कैसे वो पटरी पर लेकर आए। ब्रेक के बाद आपने देखा कैसे भूकंप के बाद उपजे हालात मोदी की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके थे। 9 महीने बाद भी भूकंप के साथ आई तबाही से गुजरात उबर नहीं पाया। कच्छ में भी राहत और पुनर्वास का काम पूरा नहीं हो सका था। मधु किश्वर के साथ हुई बातचीत से साफ होता है कि हालात को संभालने के लिए मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मोदी ने दिवाली न मनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल था कि क्या सिर्फ इस ऐलान भर से गुजरात के कच्छ के जख्म पर मरहम लग जाता। अब देखिए कच्छ की बिगड़ी सूरत को संवारने के लिए मोदी ने कौन सा फॉर्मूला अपनाया। अक्टूबर 2001, गुजरात का कच्छ। 9 महीने बीतने के बाद भूकंप पीड़ित इलाकों में ना के बराबर कामकाज हुआ था। मोदी के लिए इस काम को पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने आपकी वो देखी है जो आप वाजपेयी जी को प्रेजेंटेशन की है, एंड आई बिलीव वो फिर आपने 2-3 बातें उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप ये जनवरी में शायद प्रेजेंटेशन, दैट वाज 22 जनवरी, 24 जनवरी, हाँ 25 जनवरी, हाँ 25 जनवरी, कम से कम उसी पे लिखा था। और उसमें आप ऑलरेडी यू आर सेइंग कि इसके बाद कभी भी दुनिया में किसी को डिजास्टर मैनेजमेंट करना होगा तो गुजरात सीखने आएंगे। तो ये आपने अक्टूबर और जनवरी के बीच में सिस्टम सेट कर दिया। नाउ आई वांट टू नो, मैंने आपके 1-2 अफसरों से जिन्होंने काम किया है, एक छोटी मोटी रिपोर्ट मेरे पास, छोटी मोटी नहीं लंबी इंटरव्यू है, पर नाउ आई वांट योर वर्जन। फिर मैं कच्छ जाने मैं आपको बताता हूँ। मेरा सामना क्या था, एम्पावरमेंट, दैट वाज माय बेसिक
प्रायोरिटी। मैं जब पहले 3 दिन गया तो मैंने देखा भाई मुसीबत क्या है, तो निर्णय कौन करे साहब, ये नियम में तो ये होता नहीं है, यही सारी बातें आई। तो मैंने कहा भाई अब ये नियम तो मेरे आने से पहले बने हुए हैं, अब मैं रातों रात क्या करूंगा। मैंने आकर के अफसरों की मीटिंग बुलाई जो कंसर्न अफसर थे। मैंने कहा भाई नीचे तो इसमें कौन से कंसर्न अफसर होंगे, मतलब उसमें सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं जिनको कोई न कोई काम होता है। मान लीजिए कोई इरिगेशन वाला होगा तो उसको भी भूकंप में काम होगा, हाउसिंग वाला होगा तो उसको भी होगा, सब वगैरह होगा। मैंने कहा भाई ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे तो ये परिणाम कब मिलेगा। तो मैंने कहा भैया बताइए आप लोगों को सोच क्या है। तो मुझे एक प्रेजेंटेशन दिया गया। किसने प्रेजेंटेशन दिया? गवर्नमेंट अफसरों ने, स्टेट के, जो ये डिजास्टर का काम देखते थे और जो सेक्रेटरी अपने अपने डिपार्टमेंट का काम। मैंने कहा हर डिपार्टमेंट मुझे बताएं कि भूकंप में आज कहाँ खड़े हैं, आगे का उनका रोड मैप क्या है। तो मैंने उसका एक प्रेजेंटेशन लेने का लिए उनको सूचना दी। उन्होंने मुझे सारा बताया। जो बताया उन्होंने वो मुझे फाइनेंशियल ईयर के रूप में बताया कि मार्च महीने तक ये करेंगे। तो मैंने कहा भाई पहली बात है ये फाइनेंशियल ईयर अपने के दिमाग से निकाल दो, आप मुझे बताइए दिसंबर तक क्या करोगे। और फिर मैंने उनको समझाया। मैंने कहा आप फरवरी में क्या करते हो उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। 26 जनवरी को दुनिया हमारा क्रिटिकल एनालिसिस करेगी, सारे हिंदुस्तान का और दुनिया का मीडिया यहां आएगा 26 जनवरी को, इसकी वर्षी वो हमसे ज्यादा वो मनाएंगे। तो मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में हम उन चीजों को करें और उतनी तेजी से करें कि 1 साल का हिसाब हम दुनिया को दे पाए। और मैं मानता हूं ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट जस्ट टू शो द मीडिया, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कहा ये मार्च वाला सारा प्रीपोन करके मुझे बताइए। तो किसी ने कहा 15 दिसंबर, किसी ने कहा 30 दिसंबर, लेकिन मैंने किसी को जनवरी में जाने नहीं दिया। नथिंग टू डू, मुझे दिसंबर एंड चाहिए। मोदी ने कच्छ में काम रफ्तार से बढ़े, इसके लिए क्या फॉर्मूला निकाला, खुद मोदी से सुनिए। तो सारे रीशेड्यूल हुआ उनका पूरा प्लानिंग। उसके बाद में मुझे लगा अब अक्टूबर में मैं मीटिंग ले रहा हूं, नवंबर और दिसंबर 2 महीने में क्या करेंगे जो इतने सब महीनों का नहीं किया है। देन मैंने एक विचार किया। 1 आध दिन के बाद मुझे रात को घर आया तो शायद मुझे एक विचार आया तो इसको कैसे करूं मैं। मेरा एक स्वभाव था, दिन रात चीजें मेरे दिमाग में चलती रही, और कोई विषय मेरे यहाँ जल्दी इंजेक्ट नहीं होते हैं, जिसमें लगा उसे रहते। तो मैंने सुबह सीएस को फोन किया। मैंने कहा सीएस आज जरा अब जल्दी आइए, मुझे बात करनी है। मैं तो ऑफिस जल्दा चला जाता था, 9 बजे पहुंच जाता था कभी कभी, तो बेचारे आ गए। मैंने कहा मुझे बताइए ये टोटल 38 तालुकास थे जो अफेक्टेड थे। मैंने कहा मुझे आज सबसे ज्यादा अफेक्टेड तालुका कौन से, उससे कम अफेक्टेड ABC करके मुझे जरा निकाल के दीजिए। तो उन्होंने मुझे 1 आध 2 घंटे में सब करके दे दिया। मैंने कहा मुझे काम करना है, सबसे एफिशिएंट अफसर है उसको सबसे अफेक्टेड एरिया में मुझे इंचार्ज बनाना है। तो मुझे ऐसे नाम निकाल के दो, तो नाम निकाल के दिए। तो मैंने कहा अब ये इनकी मीटिंग बुलाओ। उन अफसरों की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा देखो भाई, आप उस तहसील के आप ही चीफ मिनिस्टर हो, यू आर ए चीफ मिनिस्टर, और जो भी निर्णय करने हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी करने आपको करने हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन मुझे वहां परिवर्तन लाना है। और दूसरा मैंने कहा हर शुक्र शनि रवि आपको वहां जाके रहना है, खुद ने वहां चीजों को, एक तहसील का ज्यादा नहीं, आपको एक तहसील का चार्ज अफसर को दे दी। एक 40 तालुके और 40 अफसर आप 40 को नहीं दिया, क्योंकि एकदम C ग्रेड के थे, कम अफेक्टेड थे, उनको देने की जरूरत नहीं थी मुझे, जो ज्यादा। वैसे ओवरऑल तो किया ना आपने पूरे राज्य में। हाँ, पूरे राज्य में जहाँ जहाँ जामनगर जिला था, पाटन जिला था, कच्छ जिला था, वो मैंने एक एक अफसर को एक एक तहसील का इंचार्ज, जो पूरे राज्य के बड़े अफसर थे उसको एक तहसील में मैंने फिट कर दिया। लेकिन ये कहा यू आर ए चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल झिझक मत कीजिए। और आपने कहा पैसे का भी सैंक्शन लेने की
गांधीनगर सारी चीजें यू आर अ चीफ व्हाट पॉइंट यानी यू आर अ चीफ मिनिस्टर, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू डू इट, यू विल सरप्राइज, इतना एम्पावरमेंट। I heard this. उसके But बाद I believe you put a financial limit. मुझे एग्जैक्ट उतनी बारीकी याद नहीं होगी, But because apparently there's some हाँ। technical thing. लेकिन फिर मैं मंडे को रिव्यू करता था। मंडे को 11 बजे इन सबको आकर के मुझे बताना क्या करके आए। पहली मीटिंग में ये सब आए तो क्या कहा, सर ये तो हो ही नहीं सकता है कुछ। मैंने कहा क्यों? बोले हमने रूल्स गलत बनाए हैं, हमने नियम गलत बनाए हैं। हमने मतलब पुराने नियम सरकार कौन से? नहीं, भूकंप के बाद जो बनाए थे सर्कुलर, वो सर्कुलर इटसेल्फ ऐसे थे कि कोई कुछ कर नहीं सकता। उदाहरण दीजिए एक आध। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आएगा, Alright. अभी एग्जैक्ट याद नहीं आएगा। तो मैं जब गया था 3 दिन, तो लोगों ने मुझे कहा था, सरपंच साहब ये सरकार के नियम में बैठता नहीं है, ये तो मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए तो होगा, उसके बाद ये प्रूफ नहीं है तो कैसे होगा। ऐसी सारी चीजें प्रैक्टिकल थी। यानी एक प्रकार से सरकार का स्वभाव है न देने के रास्ते खोजना, ये मूलतः सरकार की प्रकृति है। तो वो मैं सुन करके आया था, तो मैं उसका आंसर ढूंढ रहा था, तो मुझे आंसर इसमें मिला कि भाई यू आर ए चीफ मिनिस्टर। वापिस आगे उन्होंने कहा साहब ये सब हमारे GR कैंसल गलत है, इससे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा किसने बनाए थे? बोले हमने बनाए थे। मैंने कहा अब आप नीचे गए तो आपको पता चला ना जूता कहाँ चुभता है। अब इट इज योर ड्यूटी कि मुझे गुरुवार तक क्या मॉडिफाई करना वो मुझे दिखाइए, और मूल नीतियों के विपरीत नहीं होना चाहिए, ड्रास्टिकली विपरीत नहीं होना चाहिए। गुरुवार तक उनको काम दे दिया मैंने, वो सारी नए। मैंने कहा आज जाने से पहले इसका सरकार ऑर्डिनेंस GR निकाल दे, गवर्नमेंट का कानून निकाल दे। मैंने कहा शुक्रवार जाके इंप्लीमेंट करके आ जाओ। दूसरे वीक वापस आए, बोले साहब भट्ट हम तो काम करके दे देंगे, फटाफट होने लगा है। अब ये छोटी छोटी चीजें बारीकी एक व्यवस्था के तहत हमने कर दी। राहत का काम पटरी पर लौट रहा था। इस वक्त सरकार पर लोगों का भरोसा मजबूत हो, इसलिए मोदी ने दिवाली नहीं मनाने का बड़ा ऐलान किया और दिवाली के दिन मोदी भुज से सटे चौबारी और त्रांबो गांव के दौरे पर गए। कुछ ईसाई अफसर थे जिनको क्रिसमस में जाना था, तो वो एक बहुत बड़ा पंक्चर होता था। लेकिन वो ईसाई अफसर मेरे पास आए, बोले साहब इस बार क्रिसमस नहीं मनाएंगे, हम ये करेंगे। मैं कहा चले अच्छी बात है। और मैं इस बात को 50 लोगों को बताता था, इंस्पायर करता था। देखिए फिर मैंने इसको इमोशनल टच दिया। मैंने घोषित किया अब हम इस बार हम दिवाली नहीं मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे। और मैंने कहा मेरी पूरी सरकार, सभी मंत्री दिवाली के दिन उस गांव में जाके रहेंगे जहां भयंकर आपदा आई थी, उनके साथ। घर नहीं होगा तो वो टेंट में रहते तो टेंट में रहेंगे। मैं भी खुद गया। एक बहुत बड़ा इमोशनल इफेक्ट था सबके मन में, बड़ा छू गया लोगों को। दिवाली में शोक के बजाय सब लोगों ने भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया, गांव में बैठ करके भजन कीर्तन किए। हम मंत्री भी अलग अलग, कुछ सारे गुजरात में कि काफी गाँव में? भूकंप पीड़ित गांव, जहां लोग ज्यादा मरे थे उन गाँव में, जहां ज्यादा नुकसान हुआ था उन गाँव में। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वहां मैं गया।